नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साह। इस वक्त हम प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में हैं और आज उपचुनाव पे जो कांग्रेस के बगावती सुर देखने को मिले हैं भाजपा के लिए, उसे लेकर आज हम यहां पर आए हैं। समय बाद उपचुनाव होने हैं, नामांकन हो चुकी है। उसके बाद कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है कि सीएम धामी के खिलाफ अब लगातार इन्होंने एक मोर्चा खोल लिया है। उसी को लेकर आज हम गरिमा महर दसौनी जी से बातचीत करेंगे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, नमस्कार। आपने एक मोर्चा खोल दिया है सीएम धामी के खिलाफ, बिल्कुल उनके पीछे पड़ गए हैं। अब आप चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि उनका नामांकन रद्द करो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्या है ये सारा मामला? देखिए, अगर किसी छोटे नेता ने भाजपा के ये कृत्य किया होता तो एक बार को आप एक्सेप्ट कर भी सकते हैं कि उसकी नादानी या भोलापन समझकर, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पहला चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई नया नवेला दूल्हा नहीं है, 3 से 4 चुनाव लड़ चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले प्रदेश के 6 महीने मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या आपको संविधान नहीं पता? क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता? आपने मात्र 4 दिन पहले नामांकन किया और इन 4 दिनों के भीतर आपने 3 बार आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। यानी कि आचार संहिता का जो दोहरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर थी, उसके रक्षा करने का, संविधान की रक्षा करने का आप एक प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आप कर उसका बिल्कुल उल्टा रहे हैं। आप आचार बना रहे हैं आचार संहिता का। 3 बार उल्लंघन कर दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। जैसे बानगी के तौर पर मैं आपको बताऊं तो 3 तारीख को घोषणा हो चुकी थी चंपावत उपचुनाव की। जिस तारीख को घोषणा होती है उसी दिन से माना जाता है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, आचार संहिता लागू हो गई है चंपावत में। तो उसके बाद आप देखिए कि 7 तारीख को ना सिर्फ चंपावत में एक ऑन ड्यूटी अधिकारी जो कि उधम सिंह नगर में पोस्टेड थे, इंजीनियर ब्रजलाल, उनको नोडल अधिकारी बनाकर चंपावत लाते हैं मुख्यमंत्री। दूसरा, 7 ही तारीख को अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज से मुख्यमंत्री अपलोड करते हैं चंपावत के लिए लोक लुभावनी योजना, जो कि फिर आचार संहिता का उल्लंघन है। जहां भी चुनाव गतिमान होते हैं वहां उस पर्टिकुलर विधानसभा के लिए आप कोई घोषणा नहीं कर सकते। उसका कारण ये होता है, संविधान में बहुत सोच समझकर बाबा साहेब ने ये इंक्लूड करवाया। उसका कारण ये होता है कि सारे दलों को एक समान फील्ड मिले इलेक्शन लड़ने के लिए। नेचुरली जो सत्तारूढ़ दल है उसके पास पिटारे में या उसके खजाने में बहुत कुछ होता है जनता को देने के लिए। जनता को वो प्रभावित ना कर सके अपनी उन घोषणाओं से, योजनाओं से, अपने पैसों से। इसलिए ये कहा गया है कि आप चुनाव जब गतिमान है उस दौरान आगे पीछे करिए, कोई बात नहीं, उस दौरान आप उस विधानसभा के लिए कोई भी घोषणा नहीं करेंगे। लेकिन 3 को नोटिफिकेशन होता है और 7 तारीख को अपलोड करते हैं मुख्यमंत्री एक रोपवे की योजना। हम भी चाहते हैं चंपावत का प्रोग्रेस हो, विकास हो, चंपावत के लोगों का विकास हो, लेकिन ये सीधे सीधे सत्ता का दुरुपयोग है। और फिर नामांकन के दिन जिस तरह से आप सिंबल पहन के अंदर जाते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, मतदान की तिथि थी और साहब की धर्मपत्नी यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी मतदान केंद्रों में भाजपा का पट्टा पहनकर अंदर जा रही थी, जो कि सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है और कोई अधिकारी उनको रोक टोक नहीं रहा था। गरिमा जी, अभी आप फिर से चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, अब क्यों जा रहे हैं उनके पास? इतने सारे आरोप तो आप लगा चुके हैं। दिन हम लोग गए थे इसी नोडल अधिकारी के नियुक्ति को लेकर। हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं चुनाव निर्वाचन अधिकारी का कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त किया है नियुक्ति को, और उन्होंने माना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। कितना बड़ा चांटा है मुख्यमंत्री के चेहरे पर कि आपके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को निरस्त किया जाता है उसकी नियुक्ति को। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था। दूसरी गलती आपने फिर नामांकन के दिन करी जब आप सिंबल पहन के अंदर चले गए। यहाँ पर गलती केवल मुख्यमंत्री की नहीं है, यहाँ पर गलती उन सारे अधिकारियों की है जिन लोगों ने उनको रोका नहीं, टोका नहीं। आप क्यों जा रहे हैं? अब हम फिर से शिकायत लेकर जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए या सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और षड्यंत्रकारी मंशा के चलते चंपावत को जब अपनी सीट घोषित किया उसके बाद वहां पर ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं अधिकारियों की। किस मंशा के तहत आपने जिला अधिकारी की पोस्टिंग वहां कर दी, आपने बदल दिए वहां के एसडीएम, आपने और भी अधिकारी बदल दिए। तो ये सारी शिकायत हम लेकर जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपनी चुनाव सीट को फिगर आउट करने के बाद, चयन करने के बाद आपने लगातार अधिकारियों को भी वहां पर बदला है ताकि अधिकारी आपको फायदा पहुंचा सकें, ये हमारा आरोप है। अच्छा गरिमा जी, नामांकन रद्द करने की आप लोग बात कर रहे हैं, जिनको लेकर ही चुनाव हो रहे हैं। अगर वो जीत जाते पहले तो शायद ये उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती।
अब उन्हीं का नामांकन रद्द करने की बात करें, कितनी अजीब बात है। कांग्रेस सोच क्या रही है? नहीं नहीं, क्यों नामांकन रद्द क्यों नहीं होना चाहिए? आम आदमी के लिए दूसरा नियम होगा और मुख्यमंत्री हैं तो दूसरा नियम होगा। ये तब भी मुख्यमंत्री थे जब खटीमा में भुवन कापड़ी भाई ने इनको करारी हार दिखाई थी, और आज भी ये मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम को धत्ता बताएंगे क्या? ठेंगा दिखाएंगे क्या? पैरों के नीचे रौ देंगे क्या सिस्टम को और संविधान को? तो मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा सकता? हम मुख्य विपक्षी दल है, हमारी जिम्मेदारी है। हम जहां पर आपको सकारात्मक और सहयोगात्मक विपक्ष की जरूरत है, चारधाम यात्रा के लिए हम लगातार आपको चेताते रहे, हम सहयोग करते रहे, हमने कहा हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये यहाँ के प्रदेश के लोगों के रोजगार का सवाल है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है तो ऐसे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुख्य विपक्षी दल अपने मुंह पर टेप बात कर या पट्टी बात कर मौन धारण कर ले। जहां पर कुछ गलत होते हुए देखेंगे तो आवाज तो उठाएंगे। देखी हुई मक्खी निगली नहीं जाती मैडम, इसलिए वो मक्खी हम अपने सामने देख रहे हैं और आप चाहते हैं वो खाना हम खा लें, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, जैसे उपचुनाव में अभी देखा जा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल एकजुट होकर बिल्कुल पूरा जोर लगा रही है कि जीता जाए वहां पर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी हो, सारे बीजेपी के मेंबर्स वहां जाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस में क्या दिखाई दे रहा है? कांग्रेस में ऐसी एकजुटता नहीं। क्या आपका कहने का मतलब है कि खटीमा उपचुनाव में भाजपा एकजुट नहीं थी? फिर क्यों मुख्यमंत्री ने हार का मुंह देखा खटीमा में? कहीं से कहीं तक भाजपा एकजुट नहीं है। मठाधीश मैं बार बार कह चुकी हूँ, ये छत्रप जो भाजपा के हैं वही मुख्यमंत्री के जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, क्योंकि वो 6-6, 7-7 बार के विधायक हैं और वो वंचित रह गए मुख्यमंत्री पद से। इसलिए कहीं ना कहीं सांप लौट रहे हैं उनके कलेजे पर, और आप देखिएगा कि कोई एकजुटता नहीं है। कांग्रेस का क्या हाल है? मुझे लग रहा है कांग्रेस में भी सांप लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। हमारे वहाँ तो कुछ है ही नहीं। 19 विधायक तो कुल हैं। सूतना कपास जुलाहों में लठम लठ क्यों होगी बताइए आप? हमारे वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको नामांकन में ना हरीश रावत दिखे ना प्रीतम सिंह दिखे, बड़े नेता तो गायब थे आपके। नहीं, अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं माननीय रावत जी, क्योंकि आजकल बहुत हमारी पारिवारिक समारोह हो रहे हैं, शादी समारोह में वहाँ पर मौजूद थे, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि नामांकन में किसी का होना या नहीं होना। क्या आप गारंटी से कह सकती हैं कि नामांकन में पुष्कर सिंह धामी के जितने भी भाजपा के नेता हैं सारे वहाँ थे? उसमें से भी मैं कई नाम आपको गिना दूंगी जो वहाँ नहीं थे। अजय भट्ट जो हैं योगी के कार्यक्रम में, यहाँ उत्तराखंड में जो योगी का कार्यक्रम चल रहा था, केंद्रीय मंत्री नदारत था। तो ऐसे में ये बातें बेमानी हैं, और इनके जो आपको एकजुटता दिखाई पड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हाथी के दांत इनके खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये अंदर से मट्ठा डालते हैं, ये अंदर से जहर। बीजेपी का कहना है निर्मला गैतोड़ी एक कमजोर कंटेंडर उन्होंने खड़ी कर दी है आप लोगों ने, कि आपको पता है उपचुनाव तो जीतना है नहीं। देखिए, मुझे लगता है वो सबसे मूर्ख होता है वो व्यक्ति जो अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझता है, क्योंकि अन्ना हजारे एक मामूली व्यक्ति थे, इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया। वहीं महात्मा गांधी देखिए, नॉर्मल सी सादा सी कदकाठी वाला व्यक्ति, और कितना बड़ा उनका आज भी महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो आप सोच सकते हैं कि किसी को भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। एक चींटी भी जो है वो हाथी की सूंड में अगर घुस जाए तो उसका जीना हराम कर सकती है। अच्छा, कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए आपने यहाँ पर कहा। भुवन कापड़ी जिन्होंने खटीमा में खुद पुष्कर सिंह धामी जी को हरा दिया था, उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता, अब सेकंड लिस्ट में आप लोग उनका नाम देते हैं, ये थोड़ा सा कांग्रेस बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इसको बहुत ही मूर्खता कहूँगी, या मैं इसको अदबर गगरी छलकत जाए कहूँगी कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है जिस बात का, उसके ऊपर इतना ज़्यादा बवंडर मचा रहे हैं। वो हमारे सह संयोजक हैं। पूरे स्टार प्रचारक कौन होता है? स्टार प्रचारक वो होता है जो गेस्ट अपीयरेंस जिसकी होती है, जो केवल एक दिन को जाता है, प्रचार करके वापस आ जाता है। लेकिन भुवन कापड़ी जी के ऊपर तो, हिमेश खरकवाल जी के ऊपर, मनोज तिवारी जी के ऊपर, खुशहाल सिंह अधिकारी के ऊपर तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा इस चुनाव का दारोमदार डाल रखा है। वो लोग तो खेवैया हैं हमारी नैया के। तो ऐसे में भुवन कापड़ी जहां सह संयोजक हैं, मनोज तिवारी संयोजक हैं, खुशहाल सिंह अधिकारी सह संयोजक हैं, तो एक ही व्यक्ति सारे पदों पर बैठ जाए, वो पर्यवेक्षक भी हो जाए, वो प्रभारी भी हो जाए, वो स्टार प्रचारक भी हो जाए, है तो वो एक ही व्यक्ति। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भुवन कापड़ी को क्या जिम्मेदारी देती है? ये कांग्रेस पार्टी का हेडेक है, ये दूसरों को इसमें पेट में मरोड़ नहीं उठने चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, और गरिमा दसौनी जी ने जो अपनी बात हो स्पष्टता से रखी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लेकर उपचुनाव में अभी तक बातें चल रही हैं कि भुवन कापड़ी का नाम को लेकर हो, निर्मला गैतोड़ी के नाम को लेकर हो कि स्टार प्रचारक नहीं पहुंचे, या फिर हरीश रावत और प्रीतम सिंह को लेकर हो कि नामांकन के दिन पे नहीं पहुंचे, तो उस सब पर अभी गरिमा दसौनी जी ने बात करी है। तो पूरे उपचुनाव पर नज़र रखेंगे। तब तक आप बने रहिएगा परवत जैन डिजिटल के साथ।